हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, आगामी 20 अगस्त अर्थात कल सी टेट की अर्हता परीक्षा है। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, सबसे उससे पहले हम लोग आज लास्ट रिवीजन बिफोर सी टेट 2023 आज करने वाले हैं। इसमें हम लोग एलिमिनेट करके किस प्रकार अपने प्रश्नों का हल कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानना है। कोहल वर्ग के द्वारा जो 3 अवस्थाएं दी गई हैं और उसके बाद उसको डिवीज़न किया गया, दो प्रत्येक अवस्था को दो चरण में जो डिवीज़न किया गया, उसके बारे में हमको पहचानना है। ठीक है, तो अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित कीजिए जो कानून एवं सामाजिक तौर पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। ठीक है, संपूर्ण मानवता के लिए वैध है। तो ये जो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास जो है, जो लास्ट स्टेज है, छठा चरण, उसके बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशल है। मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था कब होता है, तो 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है। तो मूर्त इस टाइम पे जो बच्चों में वो सुरक्षित रखने की योग्यता जो वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, पहला पहला है सजीवात्मक चिंतन। तो ये कब होता है, ये उससे पहले वाली अवस्था में होता है। बच्चे क्या होता है, कुछ चीज़ को सांकेतिक रूप में मान लेते हैं, जीवित अवस्था में मान लेते हैं। जैसे बच्चों को किसी चीज़ से चोट लगती है तो मम्मी माता पिता क्या करते हैं, उसको मारने का नाटक करते हैं। तो हाँ, उसको कि उसको चोट लग रहा है। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, बीच में अपने टांगों के बीच में झाड़ू फंसा लेते हैं और बोलते हैं फुर्र पीपी गाड़ी पापा साइड हो जाइए, इस तरह का कार्य करते हैं, नाटक करते हैं। तो उस टाइम पे वो होता है। ठीक है, तो ये अभी हम जो मूर्त क्रियात्मक अवस्था है उसमें बच्चों को सुरक्षित रखने की योग्यता विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। जो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की जो है वो बच्चों को किस रूप में देखते हैं, तो बच्चों को क्रियात्मक मतलब एक्टिव बच्चे, ठीक है, वो बच्चे हम को नन्हा वैज्ञानिक बोला नहीं, जीन पियाजे ने क्या बोला है बच्चे को, नन्हा वैज्ञानिक भी बोला है। तो इसमें एक ऑप्शन है कौशल का अर्जन, ठीक है, प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन, निष्क्रिय और आवृत्तीय प्रतिक्रिया और सक्रिय वियोजन और अर्थ निर्माण की प्रतिक्रिया। तो जो निष्क्रिय शब्द है दोस्तों, ये देखिए निष्क्रिय, निष्क्रिय क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है। ठीक है, और इसको डायरेक्ट अपना एलिमिनेशन कर सकते हैं। कौशल का अर्जन तो वो किसी रूप में भी कर सकता है, पर जो सक्रिय वियोजन है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, बच्चों को क्या करना है, एक्टिव रूप से उसको एंगेजमेंट रखना है। जो भी चीज़ कार्य हो रही है उनके उसमें क्या करना है, बच्चों को एक्टिव रखना है। ठीक है, सक्रिय रूप से नियोजन करना है। उसके बाद उसमें क्या करेगा बच्चा, मीनिंगफुल थिंकिंग मीनिंगफुल मेकिंग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, समाचार पत्रों में कहानियों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो कि पुरुष और महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करता है। ठीक, गैर परंपरागत भूमिका मतलब पहले से जो मान्यता लोगों की अवधारणा बन चुकी है, क्या कि लोग माताएं जो महिलाएं हैं वो घर का काम करेंगे, पुरुष है वो बाहर का काम करेंगे। इस तरह का जो अवधारणा बन चुकी है महिलाओं के बीच में, महिलाएं कमज़ोर होती है, पुरुष कठोर होते हैं, महिलाएं कार्य करने में अक्षम होती है। ठीक है, और इस तरह की जो अवधारणा बन चुकी है लोगों में, वो उसके विपरीत करना है, उसको नहीं करना है। ठीक है, वो रूढ़िगत हो गया, परंपरागत हो गया। पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि गैर परंपरागत भूमिकाओं को चित्रित करना है, तो उसके लिए क्या प्रभावी रणनीति होगा। ठीक है, ये किस प्रकार काम करे, तो इसमें ऑप्शन है लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ावा देने के लिए, या फिर लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, या फिर रूढ़िवादी जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए, या लैंगिक रूढ़िवादियों का सामना करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का जो गतिविधि है अपनाया जाता है कहानियों और कार्यों के द्वारा, तो ये क्या करेगा, जेंडर रूढ़िवादों का सामना करने का, ठीक है, काउंटर करेगा, उसको कम करने का काम करेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक, आगे बात करें दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
समाजीकरण, बच्चा जन्म लेता है, उसकी माता से उसके समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है, मृत्यु तक उसके आसपास के जितने भी लोग एक्टिविटी होती रहते हैं उसका समाजीकरण बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें आती हैं, जैसे मीडिया भी आती है। मीडिया के द्वारा हम आज बाजू समाज के बारे में जानते हैं, उसके रीति रिवाजों के बारे में जानते हैं। ठीक है, परिवार विद्यालय में बच्चा का समाजीकरण होता है, समाजीकरण विद्यालय में मुख्य रूप से डेवलप होता है। परिवार में मुख्य रूप से उसका पहला जो है परिवार और पास पड़ोस जो है वो बच्चे के क्या है, वो प्राथमिक क्या बोलते हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं जहाँ पे बच्चे मुख्य रूप से जुड़े रहते हैं और वहाँ पे उनका समाजीकरण होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें 1 2 3 4 सारे आ जाएंगे। मीडिया भी है, विद्यालय भी है, परिवार भी है और आस पड़ोस भी है। इसमें बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक कमेंट करते जाएंगे। ठीक है, लाइक शेयर करते जाएंगे। नेक्स्ट है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं की युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। हार्वर्ड गार्डनर की 10 बुद्धि को आप याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इससे एक न एक प्रश्न आना ही एग्जाम में है। ठीक है, तो जो दूसरों की मनोदशा और स्वभाव प्रेरणा तथा अभिप्रिया को उचित तरीके से पता लगा सकता है। मतलब यहाँ पे क्या ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रहती है, सेल्फ और अदर्स। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, सेल्फ और अदर्स। ठीक है, तो सेल्फ जहाँ पे हम लोग सेल्फ कब होगा, जब यहाँ पे अपना मन की चीज़ें को, अपनी मनोदशा को वो क्या करता है, अपने मन की चीज़ों को वो पढ़ लेता है, अपने प्रेरणा कर लेता है। ठीक है, और अदर्स क्या हो गया, दूसरों के मनोभाव को पढ़ने की योग्यता जो है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरों के मनोदशा को, स्वभाव को अभिप्रिया को उचित तरीके से पता लगाने के लिए क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अंत व्यक्तिक, ठीक है, इंटरपर्सनल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे दूसरों के मनोभाव को पढ़ने की बात हो रही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन हो रहा है तो उसके लिए कौन सा कारण होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चों की गैर उपलब्धि वाले निम्न बच्चों को और औसत बच्चों को और उच्च उपलब्धि वाले बच्चों को अलग अलग करना, रूप में अलग करना, वर्गीकरण करने की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ क्या बात हो रही है, वर्गीकरण करना है, ये नहीं होगा। ठीक है, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। ठीक, तीसरा है, समय के साथ बच्चों में होने वाली अधिगम का प्रगति के बारे में पता लगाना है और बच्चों की क्षमताओं और संभावनाओं को सशक्त चुनौती के पक्षों में माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए। तो पहला नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है ये नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन 1 किसमें आप देख सकते हैं, ये क्रॉस हो जाएगा ऑप्शन 1 जिसमें है। ठीक, ऑप्शन 1 क्रॉस हो जाएगा जहाँ जहाँ ऑप्शन 1 है, क्योंकि अलग करके तो आप कर नहीं सकते हो, तो बाकी बस जो बचे हुए हैं वो होगा। ऑप्शन में शिक्षण अधिगम जो है, अपनी जो टीचिंग जो लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें सुधार लाना है। समय के साथ बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तन में प्रगति के बारे में पता लगाना कि वो किस प्रकार के डेवलपमेंट कर रहा है बच्चा, उसको पता करना है। ठीक है, बच्चों की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों, जैसे स्कूल में होता है ना दोस्तों, टीचर पेरेंट मीटिंग्स, तो वो क्यों किया जाता है, तो बच्चा जिस परिवेश से आ रहा है उसके माता पिता के मनोभाव को पढ़ना, उसके क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करना, उस चीज़ के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 सी है, 3 नंबर, ये सही हो जाएगा। 2 3 4 इसके सही ऑप्शन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, देखिए तो उसमें मुख्य रूप से क्या शामिल होगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, प्रत्येक बच्चा की क्षमताएं, संभावना में विश्वास करना और मानक निर्देशन और मूल्यांकन करना और बाह्य प्रेरणा और एक रूप मूल्यांकन। तो ये जो चीज़ें हैं क्या है, एक रूप मूल्यांकन, ठीक, मानक निर्देशन और मानक मूल्यांकन, ये भी ऑप्शन गलत है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम, बच्चे का प्रगतिशील शिक्षा कब होगा, जब प्रत्येक बच्चे की क्या है, अपना अपना सीखने की क्षमता होती है प्रत्येक बच्चे में, वह उसको टीचर को विश्वास करना चाहिए कि बच्चा, हर व्यक्तिगत विभिन्नता को विश्वास करना चाहिए। हर बच्चा क्या कर सकता है, कुछ ना कुछ कार्य अपना, समय अपने अपने होता है, वो कुछ ना कुछ अपना कार्य कर सकता है। बच्चे में ये, शिक्षक में ये क्या करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, 2, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए शिक्षक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? व्यक्तिगत भिन्नता, ठीक है। तो क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि वंशगत विशेषताओं पर विचार करने के प्रत्येक व्यक्ति में जीवन में विशेष शुरुआत देती है। पर्यावरण कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करता है। शरीर एवं दिमाग में परिपक्वता पर विचार करना, या फिर वंशगत विशेषताओं के बारे में पारस्परिक कारकों और उस पर पारस्परिक क्रियाओं पर विचार करना। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 4, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत मतलब डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है? विकास जो है अलग अलग गति से विकास करते हैं, व्यक्ति जो अलग अलग गति से विकास करता है। हाँ, ठीक है। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक रूप होता है। हाँ, क्रम के अनुसार। ऐसा तो होता नहीं है कि बच्चे आज भी बच्चे हैं, आप उसके बाद तुरंत बूढ़ा जाएंगे, या फिर बूढ़ा व्यक्ति फिर से डायरेक्ट बचपन स्टार्ट हो सकता है, चालू बाल्यावस्था में आ सकता है क्या? तो नहीं, क्रम से होता है, ठीक है। पहले शिशुअवस्था, फिर बाल्यावस्था में और लेवल डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद किशोरावस्था में होता है, फिर उसके क्या बोलते हैं प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था। इस तरह के डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे क्रम के अनुसार होता है। ऐसा तो होता नहीं कि आप एक अवस्था बिना जाए बिना दूसरी अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। विकास क्या है? समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं पहले सबसे बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे अन्य चीज़ों का विकास होता है, अन्य बॉडीज़ का विकास होता है। बच्चा पहले क्या करता है? पहले पूरे हाथ जो कुछ पकड़ना हो तो पूरे हाथ का यूज करता है, उसके बाद धीरे धीरे उंगली का यूज करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं ग्रॉस और फिर फाइन, ठीक है। ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। तो पहले क्या करता है? पूरा हाथ का प्रयोग करता है किसी चीज़ का करने के लिए, फिर धीरे धीरे उंगली का प्रयोग करता है, ठीक है। तो विकास सटीक गति एवं प्राकृतिक जन्म के साथ मिला जाता है? गलत, ठीक है। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सटीक गति, विकास की सटीक गति नहीं है। किसी बच्चे में विकास की गति धीमी है, तो किसी बच्चे में विकास की गति तेज है। ऐसा आप बता नहीं सकते हो कि किस बच्चे में क्या बोलते हैं ये किस प्रकार डेवलपमेंट करेगा, ठीक। बोलते हैं ना एक चीज़, गांव में एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, ठीक है। बच्चा क्या आगे करने वाला है उसका बचपन में उसको देख के लोग अनुमान लगाने लग जाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, अनेक शोधों अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पे क्या कर रहा है? लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पे अधिक पारस्परिक क्रियाएं करता है, ठीक है। लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रियाएं करता है। इसका सही विवेचना क्या है? मतलब इस जो शिक्षक के द्वारा जो किया जा रहा है, ठीक है, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, यह किस चीज़ को बताता है, ठीक है। वो ये क्रियाएं कर क्या विवेचना है, क्या बता रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे ऑप्शन है, लड़कियों की तुलना लड़कों में शैक्षणिक क्षमताएं अधिक होती है, ठीक है। लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, ज़्यादा अटेंशन की आवश्यकता होती है लड़कों में, या शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है ऑप्शन 4, कक्षा में लड़कियों की तुलना लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी है, या शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर का, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? ठीक, प्राथमिक विशेषता किसकी है? इसमें क्या बोल रहा है? जो अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे में आ रहा है, तो ये योग्यता निम्नलिखित में किसकी प्राथमिक विशेषता है? तो ये विशेषता क्या है? आम केंद्रित बच्चों की, ठीक है, क्षतिग्रस्त बच्चों की, सृजनात्मक बच्चों की, या अधिक आसक्त वाले बच्चों की। अधिगम आसक्त मतलब जो लर्निंग डिजेबिलिटी है उस बच्चों की। तो जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है, अलग एक समस्या के लिए वो अलग अलग ऑप्शंस दे सकता है, अलग अलग समाधान दे सकता है। तो यह जो है सृजनात्मक बच्चों की विशेषता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। सृजनात्मक बच्चों की प्रकार है, ठीक है, विशेषता है। नेक्स्ट है दृष्टि रूप से बाधित, दृष्टि मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते, ठीक है, दृष्टि रूप से बाधित है विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार का अनुकूलन करना चाहिए? ठीक है, बच्चा अब क्या है, वो दृष्टि रूप से बाधित है, मतलब देख नहीं सकते या देखने में अक्षम है, तो उसके साथ क्या ऑप्शन होना चाहिए? टीचिंग, उसका एटीट्यूड किस प्रकार होना चाहिए? टीचिंग के लिए किन मटेरियल्स का यूज करना चाहिए? ठीक है, इसमें ये बोल रहा है। तो ऑप्शन है
स्पष्ट रूप से बोलने तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों को अधिक मात्रा में प्रयोग करना। ऑप्शन 2, कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी अधिक ध्यान से देख सके। ठीक है। ऑप्शन 4 है अनेक प्रकार के लिखित कार्य का विशेष रूप से वर्कशीट पर ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, अगर बच्चा देख नहीं सकता तो दृश्य प्रस्तुतियों का क्या करोगे? ठीक है, विद्यार्थी को ध्यान कहाँ से देगा? ठीक है, ओरिएंट सेल्फ, खुद पे आप ध्यान दे रहे हो, खुद को प्रस्तुति कर रहे हो। ठीक है। ऑप्शन फिर लिखित कार्य, लिखित कैसे करेगा? वो लिखित कार्य कैसे करेगा? वर्कशीट पर ध्यान किस प्रकार देगा जब वो देख नहीं सकता? तो ऐसी चीज़ों को लाना चाहिए चीज़ें के ध्यान, जो हम बोल रहे हैं। बच्चा तो सुन तो सकता है ना, तो हम जो चीज़ बोल रहे हैं वो स्पष्ट हो, और बच्चे क्या सुन ऐसी सामग्री का यूज करना चाहिए जिसको छू करके वह महसूस कर सके, ऐसी सामग्रियों का यूज करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के साथ शिक्षण एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? ठीक है, समावेशी कक्षा में जो बच्चे हैं उसके साथ किस प्रकार यूज करना चाहिए? क्या है? सहयोगात्मक अधिगम का। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। ठीक है, तो यह क्या होगा? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए या सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए हतोत्साहित, कभी कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये क्या है? एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, एलिमिनेट कर सकते हैं हम। ऑप्शन 1 क्या होगा? सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है? समावेशी कक्षा मतलब जहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग, जहाँ पे क्या वो हो रहा है, जहाँ पे विभिन्न अक्षमता वाले बच्चे सबको एक साथ ला करके हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे जहाँ जो बच्चे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, या फिजिकल वीक है, हाथ पैर टूटा है, सामाजिक रूप से कमजोर है, मतलब सब तरह के बच्चे आपके क्लासरूम्स में अवेलेबल है। तो उस टाइम पे हमको कैसी रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार का आपका एटीट्यूड होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं एकरूप निर्देशन, सबको यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन देना है, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, मानकीकृत परीक्षण, या प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना है, या विशिष्ट शिक्षा योजना बनाना है। तो एकरूप निर्देशन क्या है? मतलब सब जितने भी बच्चे हैं, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, या फिर मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है, तेज बच्चा है आपका, मध्यम बुद्धि वाला बच्चा, सबके लिए आप एक ही निर्देश दे रहे हो, सबको एक ही तरह से बता रहे हो। यूनिफॉर्म सिर्फ ड्रेस में अच्छा लगता है, ना कि निर्देशन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेट। ठीक है, मानकीकृत परीक्षण, ये भी आपका टैग वर्ड में स्टैंडर्ड एक ही तरह से आप परीक्षण कर रहे हो, सबका एक ही तरह से। तेज बच्चे का भी उसी तरह से कर रहे हो, जो नहीं देख सकता, फिजिकली वीक है, उसका भी आप इसी तरह से, आप एक ही तरह से स्टैंडर्ड टेस्टिंग कर रहे हो। ये भी नहीं होगा। प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना। प्रतियोगी हमको बच्चे को कंपटीशन के लिए नहीं, उसको सीखने के लिए प्रमोट करना है। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा योजना होगा। क्या होगा? विशिष्ट शिक्षा योजना, हर बच्चे के लिए। जैसे तेज बच्चा है, उसके लिए आपका एक अपना अलग रणनीति होना चाहिए। जो कमज़ोर बच्चे हैं, थोड़ी बुद्धि, मतलब जो सही से ध्यान नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए आपका रणनीति अलग होगा। जो क्या बोलते हैं, जो देख नहीं सकता, उसके लिए आप अलग से चीज़ें करेंगे। विशिष्ट मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, प्रत्येक बच्चे के लिए अपना एक व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर एक बच्चे के लिए आपका एक टीचिंग एटीट्यूड होना चाहिए, टीचिंग मटेरियल्स होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें दोस्तों, तो अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग में से निम्नलिखित में कौन सा सही है? ठीक है, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगमकर्ता दृश्य रूप से समझने में अक्षम हो सकते हैं, जो सुन सकता है दोस्तों, क्या वो देख नहीं सकता? देख तो सकता होगा ना, समझना को पढ़ सकता है। पठन, ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन रॉन्ग है। पठन अक्षमताओं अधिगमकर्ता धारा पढ़ना में कमी होती है। देखते हैं आगे। सृजनात्मक अधिगमकर्ता, यह क्या है? क्रिएटिव स्टूडेंट है। ठीक है, क्रिएटिव लर्नर है, तो वो क्या होगा उसमें? वो अति सक्रिय होगा। ठीक है, अति सक्रिय तो होगा ही, पर कार्य करने में धीमा होगा। कार्य करने में धीमा तो नहीं होगा, वो कार्य करने में तेज होगा। ठीक। नेक्स्ट है अवधानात्मक कमी अधिगमकर्ता में उच्च अभिप्रेरणा होगा। अटेंशन डिफिसिट लर्नर है, जिसका ध्यान नहीं लगा रहा है, उस पर अभिप्रेरणा क्या उच्च हो सकता है? लंबे समय तक अध्ययन को बनाए रख सकता है? ऑप्शन नहीं। तो यहाँ क्या है? पठन अक्षमता, जो पठन में लिखने में अक्षम है, वो अधिगमकर्ता, वह धारा प्रवाह पढ़ने व लिखने में उसमें कमी हो सकती है। ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अगला प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है?
सार्थक सरलीकरण, ठीक है, परिणित नहीं होता, अधिगम के सार्थक सरलीकरण, ठीक है। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने का स्मरण को बढ़ावा देना, दोहराना व स्मरण करना, नेगेटिव टैग वर्ड्स, ठीक है। टैग वर्ड्स की वीडियो कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा दोस्तों, आप लोग टैग वर्ड्स की वीडियो देख लेंगे, जरूर देख लेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले जरूर देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। उदाहरणों का प्रयोग करना, ठीक है, क्या करना, उदाहरणों का प्रयोग करना, ठीक है। उसके बाद एक समस्या के अनेक तरीकों से विचार करने के प्रोत्साहित करना। एक चीज़ है, एक समस्या है, उसको क्या कर रहा है वो, अलग अलग समाधान दे रहा है, अलग अलग चिंतन दे रहा है, ठीक है, अलग अलग चीज विचार दे रहा है उस चीज़ पे, तो वो तो प्रोत्साहित करेगा ही। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, नहीं है, तो जो दोहराने व स्मरण को बढ़ावा देना जो है, यह बच्चों में अधिगम के सार्थक सरलीकरण में परिणित नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के अनुकूल नहीं हो सकता। अनुकूल नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नहीं बोल रहा है, ठीक, तो अनुकूल नहीं हो सकता है, तो इसमें ऑप्शन क्या है, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन सही लग रहा है, कुछ आगे देखते हैं। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करने तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने में सहयोग दिया जाता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं और उनमें क्या करते हैं, वातावरण ज्ञान की पूर्ण संरचना विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट है, अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों का प्रयोग कर रहे हैं। स्पेसिफिक, यहाँ पे देख लिया ना, स्पेसिफिक विशिष्ट सत्रावसान, ठीक है। और क्या बोल रहा है, रणनीति को लागू करते हैं तथा प्रक्रिया के बजाय फीडबैक दे रहा है, फीडबैक पर ध्यान देता है, प्रदर्शन, प्रक्रिया के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक दे रहा है, उस कैसा प्रदर्शन रहा उस चीज़ को बता रहा है, ना कि प्रक्रिया किस प्रकार रहा, सो ठीक है। MS धोनी क्या बोलते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की बात कर, तो वो बोलते हैं लक्ष्य सफल या तो असफल हो गई, ठीक है, लिखा हुआ है, वो तो होना ही है, या तो सफल होगा या तो विन होगा या तो फिर लॉस होगा, वो तो होना है। पर हम जो अपना विन और लॉस किस प्रकार हो, उसके लिए में हम प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस किस प्रकार है वो हमारा निर्धारण करेगा कि हम सफल होंगे या फिर असफल होंगे। और यहाँ पे जो क्या कर रहा है, जो टीचर है क्या कर रहा है, वो प्रदर्शन के बजाय प्रक्रिया मतलब प्रोसेस के बजाय क्या कर रहा है, फीडबैक मतलब प्रदर्शन पे, ठीक है, प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहा है। तो ये एक गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए, अनुकूल परिवेश संरचना परिवेश के अनुकूल नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शिक्षक को विद्यार्थी को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को क्या है, विद्यार्थियों में शिक्षक को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक। ऑप्शन है अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन है मतलब यहाँ पे दो जो चीज़ दिया है तो दोनों चीज़ होगा। ऑप्शन ए अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, सफलता से बचने के लिए असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, ये अंक लाने के लिए लक्ष्य, ये अंक लाने के लिए लक्ष्य, या असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। ये सारी चीज़ें जो दोस्तों अंक लाना या फिर असफलता से बचना, ये सारी चीज़ें क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड्स में आते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। यहाँ पे ऑप्शन में बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है शिक्षक को विद्यार्थी को अधिगम मतलब बच्चे को क्या करना है, लर्निंग गोल्स दें, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके, उस चीज़ पे उसका ध्यान केंद्रित करना है, वो निर्धारित करना है, ठीक है। उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, ठीक है। अधिगम लक्ष्य होना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय कि प्रदर्शन पे। प्रदर्शन तो उसका अधिगम किस प्रकार का है वही तो उसका प्रदर्शन निर्धारित करेगा ना, तो प्रदर्शन पे नहीं फोकस होना चाहिए, बल्कि उसका फोकस किस पे होना चाहिए, अधिगम लक्ष्य होना चाहिए। तो ऑप्शन जो 1 है ये सही हो जाएगा। शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय प्रदर्शन लक्ष्य, ठीक है दोस्तों। 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, लाइक शेयर करते रहें दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है, प्रभावी इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी, ठीक। तो लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, संगठनात्मक चार्टों व अवधारणाओं को नक्शे बनाना, ठीक, अवधारणाओं व गैर अवधारणाओं के बारे में सोचना, हम उम्र साथी को समझना, ठीक है, एक्सप्लेनिंग टू पीयर, या फिर स्वयं से प्रश्न करना, ठीक है। तो अधिगम जो है, प्रभावी अधिगम कब हो सकता है, बच्चा स्वयं से सीख रहा है, बच्चे से स्वयं से कर रहा है, इसका हाँ ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, स्वयं से प्रश्न कर रहा है, ठीक है।
हम उसके साथी के साथ डील करना कि ये चीज़ें जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है ना, किसी एक बिंदु पे लेकर के ये होना चाहिए, इसका ये आंसर ये होना चाहिए, बच्चे आपस में क्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। ठीक, ऑप्शन 3 जो है उदाहरणों के द्वारा, इसका क्या उदाहरण हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, संगठनात्मक चार्टों व अवधारणाओं का नक्शा बनाना। हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में क्या करते हैं, उन बिंदु को लिख करके अपने चिपकाते हैं, बोर्ड्स पे देखते हैं, नोटिस अपना जो पढ़ने के जहाँ पे लिख के रखते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बिंदुओं में डिवाइड करके रखते हैं अवधारणा। तो मैं किसी किसी के चीज़ों को क्या करते हैं, आप जो उन्होंने कहा उनको कॉन्सेप्ट मैप्स बनाते हैं। ठीक है, लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, एक अपना फिक्स अपना गोल फिक्स करते हैं। जैसे किसी का फिक्स होता है, टीचर बनने के लिए आए तो सीसेट एक उनका गोल होता है, फिर टीजीटी पीजीटी उनका गोल होता है। फिर हम निर्धारित करते हैं, हम लोग क्या हम टाइम टेबल बनाते हैं अपना, कि हमको आज 8 घंटे की पढ़ाई करनी है, ये चीज़ें पढ़ना है, ये चीज़ें नहीं कल पढ़नी है। इस सारी चीज़ें क्या करते हैं, समय सारणी बनाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 सारी चीज़ें सही हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण। बाह्य अभिप्रेरणा मतलब अभिप्रेरणा कितने मोटिवेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक इंटरनल मोटिवेशन और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा, और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से हमको प्रेरणा मिल रहा है, वो सारी चीज़ें। जैसे एक्सटर्नल मोटिवेशन के रूप में बात कर सकते हैं दोस्तों, कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो अंदर से सेटिस्फाई हमें मिल रहा है, अंदर से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो इंटरनल मोटिवेशन के रूप में आ सकता है। ठीक है, पर किसी चीज़ को कार्य करने के लिए, जैसे कोई कार्य ऑफिस में अगर काम कर रहा है तो उसको क्या हो रहा है, उसको एक लालच है प्रमोशन का। ठीक है, बहुत ज़्यादा कार्य कर रहा है तो उसको प्रमोशन का लालच है। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेने के क्या करते हैं, उसको लालच है कि हमको जीतना है। ठीक है, तो तब काम करता है। ठीक है, एक्सटर्नल मोटिवेशन, अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए वीडियो देखते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि बहुत आनंददायक है, उसको अंदर से फील हो रहा है, हाँ इस फन, ये अच्छा लग रहा है मुझे काम करने में, तो वो क्या, वो एक इंटरनल मोटिवेशन है। ठीक, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ, मैं अपना गृह कार्य करता हूँ, ये भी एक इंटरनल मोटिवेशन कि मैं सीखने के लिए कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन 3 है, जो गृह कार्य करने में मेरी अवधारणा अच्छी तरह से समझ पाते हैं, जो अपनी अवधारणा है अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह से समझ पाती है, तो ये भी क्या है, एक इंटरनल मोटिवेशन है। ठीक है, मैं गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य करने में हमें अंक देते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अंक, यहाँ बच्चे क्या है, प्राइज के लिए, अंक के लिए, पास होने के लिए, ये सारी चीज़ें क्या है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है। बच्चों को माता पिता के द्वारा भी एक्सटर्नल मोटिवेशन दिया जाता है, बच्चा बेटा आप फर्स्ट करोगे तो हम तुम्हारे साथ तुमको पार्क लेके घूमने के लिए जाएंगे, वाटरफॉल लेके जाएंगे घूमने के लिए, तुम पास करोगे तो तुमको नया टैब मिलेगा, नया फ़ोन मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें क्या है, यह एक क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्राथमिक कक्षा कक्ष क्या होता है, प्राथमिक विद्यालय क्या है। ठीक है, जो 6 से 8 के आसपास जो बच्चे हैं। ठीक है, मिडिल स्कूल की बात करें तो प्राइमरी स्कूल जो है 1 to 5 जिसको प्राइमरी स्कूल भी बोलते हैं, तो इन कक्षाओं में क्या करना चाहिए शिक्षक को, केवल उदाहरण देना चाहिए, केवल उदाहरण देना चाहिए, केवल गैर उदाहरण देना चाहिए, या उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए, उदाहरण या गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए। तो केवल जहाँ जहाँ पे है उसको आप एलिमिनेट करते जाएं दोस्तों, यहाँ पे नहीं देना चाहिए भी एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, उदाहरण व गैर उदाहरण देना चाहिए। अब बच्चे को हम जानवर के पशु के बारे में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पशु के बारे में 4 पैर बता रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में उसको एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, तो 4 पैर वाले जानवरों की एग्जाम्पल दे दिए। ठीक, जैसे कुत्ते के बारे में बता दिए, गाय के बारे में बता दिए, बैल के बारे में बता दिए, पशुओं के बारे में एग्जाम्पल दिए। ठीक है, अब बच्चे के मन में आएगा कुर्सी के भी 4 पहुआ है, तो वो भी तो पशु हो सकता है, तो उसके गैर उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल देना है कि ये नहीं है। ठीक है, कुर्सी के 4 पहुआ पर ये निर्जीव प्राणी, इसमें ये निर्जीव है, इसमें नहीं होगा। चारपाई इसका एग्जाम्पल गैर उदाहरण के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब पक्षी के बारे में बता रहे हैं बच्चों को, तो एग्जाम्पल में कौवा बिल्ली कौवा मैना इस सबके बारे में अब बता दिए। ठीक है, कौवा मैना के बारे में उसको उदाहरण के रूप में, गैर उदाहरण के रूप में आप एग्जाम्पल कि बच्चा बोलेगा कि मैम पतंग भी तो उड़ता है, वो भी तो पक्षी हो सकता है, पतंग तो
मन में सवाल तो आ सकते हैं ना। तो उसको गैर उदाहरण के रूप में आप देंगे कि पतंग पर नहीं, पतंग उड़ता है पर रस्सी से धागे से लगा हुआ, तो वो पक्षी नहीं है, वो निर्जीव है, ठीक है। जैसे एरोप्लेन के बारे में बच्चे में आ सकते हैं, मैम एरोप्लेन भी तो उड़ता है, वो भी तो पक्षी हो सकता है, पर उसके बाद गैर उदाहरण के रूप में आप एरोप्लेन हो गया, पतंग हो गया, इन चीज़ों के बारे में उदाहरण गैर उदाहरण के रूप में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, उदाहरण के साथ साथ गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों लाइक शेयर करते रहें दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन से बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी, अर्थ निर्माण के बारे में, ठीक है, मीनिंगफुल मेकिंग इन चिल्ड्रन, ठीक। तो दंड देख सकते हैं, दंड आ गया यहाँ पे, एलिमिनेट कर देंगे। एक रूप मानकीय परीक्षा एलिमिनेट कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अन्वेषण और परिचर्चा को बढ़ावा देगा, ठीक है। बढ़ावा देने से बच्चे में क्या हो, मीनिंगफुल मेकिंग आएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत जो अवधारणाएं हैं, ठीक है, जो बच्चे के मन में जो गलती चल रही है, भ्रांतियाँ बने हुई हैं, ठीक है, वो क्या है, वो किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको क्या करना चाहिए शिक्षक के साथ, शिक्षक क्या कर सकता है उसमें, ठीक है। तो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम है, हाँ है, देखते हैं आगे देखते हैं। शिक्षण अधिगम के लिए रुकावट के एवं विघ्न है। बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है दोस्तों, बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है वो क्या है, उसका बीबी है, क्या है, बैंक बैलेंस है, ठीक है। इसका यूज करके शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षण सामग्री उसका क्या बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। उसको किस प्रकार यूज करना चाहिए और शिक्षक को जानना चाहिए, ठीक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अनदेखी करना है, अनदेखा करना नहीं चाहिए, रुकावट नहीं है, सूचित करती है कि बच्चे की क्षमताएं अवयस्क की तुलना में निम्न स्तर की है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो है ही भाई कि जो बच्चे की सोचने की क्षमता वो अलग है, बड़े की सोचने की क्षमता वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या है, एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक। नेक्स्ट है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस प्रकार देखा जाता है, संरचनात्मक ढांचा जो है उसमें बच्चे को किस प्रकार देखा जाता है, ठीक। तो ऑप्शन है, लघु वयस्क के रूप में, जो सभी बच्चों को आकार संज्ञान और वयस्क में तुलना में कम होता है। लघु वयस्क के रूप में जो सभी बच्चे जो है, जैसे आकार हो गया, संज्ञान हो गया, संवेग हो गया, इनमें वयस्क की तुलना में क्या है, कम होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, कोरी पट्टिया मतलब खाली स्लेट, मतलब होता है ना, बोलते हैं बच्चा कोरा कागज होता है, उसको उस पर कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा नहीं माना है, ठीक है। जो जीन प्याजे है उन्होंने क्या बोला है, बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, ठीक है, वो खोज करता है, ठीक। जीन प्याजे का ये कोट्स याद रखेंगे, ठीक है। बच्चे को वो क्या बोलता है, कंस्ट्रक्टिव बोलता है, वो खोज करता बोलता है बच्चे को, वो नन्हा वैज्ञानिक बोलता है बच्चा, ठीक है। आप बचपन में आप भी क्या किए होंगे, पेन को तोड़ तोड़ के, खिलौना को तोड़ तोड़ के फिर से जोड़ने का प्रयास किए होंगे, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती रहती है, ठीक है दोस्तों, बच्चा, ठीक है। तो यह संरचनात्मक ढंग ढांचे में बच्चों को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन, लघु वयस्क के रूप में सभी बच्चों में आकार संज्ञान संवेग की वयस्क की तुलना में कम होता है। कोरी पटिया या खाली स्लेट, जिसके जीवन के अनुभव को पूर्ण रूप में आकार दिया जाता है। निष्क्रिय प्राणी, फिर से आ गया दोस्तों पैसिव बीइंग, निष्क्रिय कभी नहीं होता, बच्चे हमेशा एक्टिव होते हैं, ठीक है। एक्टिव उसको रखना भी है क्लासरूम में, हमेशा किसी न किसी काम में उसको इन्वॉल्व करना है, ठीक। ऑप्शन नंबर 4, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में संरचना ढांचा बच्चे किस प्रकार देखना चाहिए, तो एक समस्या का समाधान करने वाला होना चाहिए, और बच्चे जो है वैज्ञानिक अन्वेषण है, छोटा नन्हा वैज्ञानिक बोला है जिन प्याजे ने दोस्तों, ठीक। याद रखेंगे इन चीज़ों के बारे में। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार होगी, सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो एक मूक प्रदर्शक होना चाहिए, बस देख रहे हैं बच्चे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उनको करने देना, छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट है, कक्षा को छोड़ देना चाहिए, बच्चों को स्वयं कार्य करने देना चाहिए। नेक्स्ट है, सहयोगात्मक होना चाहिए, प्रत्येक समूह की निगरानी करनी चाहिए। और उस ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन 4, उस समूह का सहयोग करना चाहिए जिसमें होनहार और प्रतिभाशाली बच्चे हों। सिर्फ उन्हीं से समूह को आप ध्यान दोगे कि जो बच्चे होनहार है, प्रतिभाशाली है, उसको तो वो तो काम कर ही लेंगे। जो होनहार नहीं है, जिसके बुद्धि काम सही से काम नहीं करता, कम काम करता है, उस पर तो आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा ना, ठीक। तो सहयोगात्मक शिक्षण में जो है क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, जो बच्चों के सहयोगात्मक होना चाहिए, टीचर को, ठीक है, टीचर को क्या होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, और प्रत्येक समूह की निगरानी करनी चाहिए, प्रत्येक समूह किस प्रकार कार्य कर रहा है
उसको देखते रहना चाहिए। अगर कहीं पे किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो उसको हेल्प दिया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों लाइक शेयर करते जाएं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है। क्या बोल रहा है, अधिगम जो है उसको सही तरीके से सूचित करता है, ठीक है। विकास अधिगम संबंधित नहीं है, विकास अधिगम क्या है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है। अधिगम पर ध्यान दिए बिना घटित होता है, अधिगम क्या है, विकास को ध्यान दिए बिना घटित होगा। अधिगम की दर विकास की दर काफ़ी अधिक होती है। यह विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित होते हैं और अंतर निर्भर होते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना का क्या क्या कहा जाता है, क्यों क्या कहा जाता है, ठीक है। जो बच्चों में जो है, बच्चे के मानसिक में जो है एक किसी चीज़ को लेकर, किसी चीज़ के बारे में विभिन्न विभिन्न चीज़ें उसके मन में संरचनाएं बनी हुई है। जैसे पशु की अलग संरचना बनी हुई है, उसके मन में पक्षी की अलग संरचना बनी हुई है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसको जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, मुझे लेकर के आपके मन में स्ट्रक्चर्स बने होंगे, ठीक है। किसी को माता पिता को लेकर के अपने मन में स्ट्रक्चर्स बना होगा, आप एक बार में पहचान जाते हो, तो वो जो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, और स्कीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, ठीक है, स्कीमा, ठीक। जो बच्चों का जो अनुभव के सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीका से जो ऑर्गेनाइज्ड वे है, उसको क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, ठीक। एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को उस बिंदु के आगे ले जा सकता है जिस पर वह पहले अकेले पहुंच सकती थी, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, तो ये वाइगोत्स्की का सिद्धांत है दोस्तों। इसमें क्या क्या कहा गया, बच्चा क्या कर रहा है, पहले पहले वो इतना स्कोर कर रहा था, ठीक है, उसको हेल्प मिल गया और वो क्या कर रहा है, अब यहाँ स्कोर कर रहा है। अब इसी प्रश्न आप अपने क्षेत्र में समझ सकते हो दोस्तों। इस ऑप्शन क्या बोलते हैं, इस वीडियो के से पहले आप 25 क्वेश्चन अगर मान ले सही कर रहे थे, 20 क्वेश्चन सही कर रहे थे, 20 क्वेश्चन सही कर रहे थे, वीडियो की हेल्प मिला आपको, और आप क्या कर रहे हैं, अब 25 क्वेश्चन प्लस सही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले आप 20 क्वेश्चन सही कर रहे थे, अब आपको क्या हो रहा है, 25 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। तो ये जो क्षेत्र जो है वो क्या बोलेगा, ZPD बुलाएगा, ठीक है, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र इसको बोलते हैं, ठीक है। दोस्तों जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे दोस्तों एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं के रूप में किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाओं में बदला जा सकता है। तो क्या है वह, पुरस्कार व दंड। देख सकते हैं दोस्तों एलिमिनेशन मेथड का, अगर आपको नहीं पता भी चल रहा है तो दोस्तों आप एलिमिनेशन मेथड का एलिमिनेट करते हुए आप इसका ऑप्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। पुरस्कार व दंड के द्वारा क्या बच्चे सीखेंगे, इसको लेव वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, SPL, ठीक है, सोशल, ठीक है, सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक और लैंग्वेज, ठीक है, SSL सॉरी SCL, सोशल कल्चरल और लैंग्वेज, ठीक है। बच्चे क्या है, सामाजिक संस्कृति के साथ प्रतिक्रिया करके वह परस्पर प्रक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा जो बच्चों में है आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से उच्चतर संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया में बदला जा सकता है, ठीक है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों वाइगोत्स्की को पढ़ लीजिएगा, SSL, इसका जो है सामाजिक सांस्कृतिक और भाषा जो पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर जीन पियाजे को एक बार पढ़ लेना है, उसके जो अवस्थाएं, फिर एक क्वेश्चन आपका कोहलबर्ग से आना ही आना है, इन तीनों, ठीक है। वाइगोत्स्की हो गया आपका, जीन पियाजे हो गया, फिर कोहलबर्ग हो गया, इन तीनों से क्वेश्चन आने फिक्स है, ठीक है। एक बार आप रूढ़िवादिता पढ़ लेंगे, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता को पढ़ लेंगे, ठीक है। इन चीज़ों से प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है, CTET में आपके। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत।